नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 2 अगस्त 2023 और आज जो है CHSL का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं वो हूबहू एग्जाम में आते हैं और यहां पर भी 80% से अधिक जो है आपका फैक्ट एग्जाम में छप गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो क्वेश्चन भेजे हैं वो कह रहा हूं। इसका साक्ष्य भी मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरा क्वेश्चन मेरे से ही आ जाते हैं, लेकिन जहां से आते हैं क्वेश्चन उन सबों में सबसे ज्यादा इस छोटे से चैनल से आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये पहला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था, ऑरेंज कैप 2023 के विजेता कौन है? अभी 12 घंटा भी नहीं हुए, वीडियो अपलोड करके देख लेना भाई, सुन लेना एक बार। हु इज द विनर ऑफ ऑरेंज कैप? तो भैया ये शुभमन गिल है और मैंने ये भी कहा है कि इनको सारा ऑरेंज कैप मिल गया। आप समझ रहे हैं मैं कैसे बोला था। इनके अलावा पर्पल कैप 2023 में विजेता कौन है भाई? मोहम्मद शमी। और ये दोनों खिलाड़ी किस टीम के थे? तो जीटी के थे, गुजरात टाइटंस के। हालांकि ये रनर अप रहे, इस बार के विजेता नहीं बन पाए, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी को जो बड़का पुरस्कार है इन्हीं टीम को दिया गया। इनके अलावा आईपीएल का ये कैमा संस्करण था? तो ये 16वां संस्करण था। आईपीएल 2023 के स्पॉन्सरशिप किसके पास था भैया? टाटा के पास। आईपीएल में सबसे कम मैच में 6000 रन तक पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन है भैया? डेविड वार्नर। इसके अलावा आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाला अब तक का विराट कोहली। सबसे अधिक विकेट युजवेंद्र चहल। पहले ये रिकॉर्ड जो है ये डवेन ब्रावो के नाम था, लेकिन अब हो गया हमारा यूवी, युजवेंद्र चहल। इसके अलावा सर्वाधिक छक्का जो लगाए हैं ये क्रिस गेल लगाए हैं। सर्वाधिक लंबी व्यक्तिगत पारी जो है ये भी क्रिस गेल के नाम ही है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्रिस गेल इतना कर रहे हो, क्रिस गेल का क्या उपनेम है भाई? तो इसका नाम है ना यूनिवर्स बॉस, है ना। यूनिवर्स बॉस कहते हैं किसको? क्रिस गेल को। यूनिवर्स का बॉस है भाई ये। इनके अलावा पहले आईपीएल के विजेता कौन थे? राजस्थान रॉयल थे। तो ये बात भी ध्यान रखने हैं। और लेटेस्ट वाला जो अभी 2023 में संपन्न हुई, इसके विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है 2023 के अंदर। आईपीएल के पहले यूनिकॉर्न टीम का दर्जा किसे दिया गया है? तो सीएसके को दिया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पर ही डब्ल्यूपीएल की चर्चा कर लेते हैं। डब्ल्यूपीएल के जो इस बार के विजेता हैं एमआई है, मुंबई इंडियंस है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और डब्ल्यूपीएल के सभी मैच जो है महाराष्ट्र में कराए गए थे। ठीक है, चलते हैं आगे। दोस्तों, अगर आपको आने वाले समय में एग्जाम देना है आपको, तो 50% तो सिर्फ एनालिसिस सॉल्व करवा दूंगा। अगर इससे भी ज्यादा फायदा चाहते हैं तो जो प्ले लिस्ट में आज हमारे ख्याल से 31 वीडियो पड़े हैं, आज 32 हो जाएंगे, तो प्ले लिस्ट आप जाके वॉच कीजिए, आपको जो है निश्चित ही फायदा मिलेगी। रुक्मिणी देवी अरुंडेल को 1956 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए जी, बताए है ना। तो भाई व्हिच अवार्ड वाज गिवन टू रुक्मिणी देवी अरुंडेल इन 1956, है ना। तो ये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था रुक्मिणी देवी अरुंडेल को। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, इनके अलावा मैंने ये भी बता रखा है कि राज्यसभा में नामित होने वाली, अब नामित कैसे होती है और आपका निर्वाचित कैसे होता है लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में, तो ये पता है ना आपको कि 238 निर्वाचन से आता है, 12 को नामित किया जाता है। नामित करने वाला अधिकारी कौन है? हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, जो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राज्यसभा के अंदर। तो इनमें जो मनोनीत होने वाली डांसर थी, तो पहली डांसर कौन थी भैया? तो ये रुक्मिणी देवी अरुंडेल ही थी। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा रुक्मिणी देवी को चेन्नई कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी किए थे। मतलब रुक्मिणी देवी ने चेन्नई कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करा था। तो ये बात भी ध्यान रखना है। देखिए, जो बड़े बड़े नर्तक और नृत्यांगना हुई, इनके जो स्कूल होते हैं, जो इनके किसी चीज को बसाते हैं, तो इनसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ जाता है। आइए देख लेते हैं। और भी मृणालिनी साराभाई ने दर्पण एकेडमी की स्थापना करी थी। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के प्रमुख नृत्यांगना थी। और ये जो है आपका जो मल्लिका साराभाई है, इनके मदर हैं। इनके अलावा ओडिसी के प्रमुख नर्तक कौन? गुरु केलुचरण महापात्रा साहब। इन्होंने भुवनेश्वर में सृजन नामक जो है आपका डांस स्कूल की स्थापना करा। तो ये सभी के सभी बात जरूर ध्यान रखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति भी जो है एक डांस स्कूल की स्थापना करी थी दिल्ली के अंदर, यामिनी स्कूल ऑफ डांस। तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया है, 1909 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ये क्वेश्चन नहीं बताया था भाई पार्टिकुलर कि 1909 में किसे मिला था, ये नहीं बताया था। जो नहीं बताया हूं बताऊंगा, नहीं बताया था, है ना। 1909 हु गोट द नोबेल प्राइज इन
फिजिक्स। तो भाई कार्ल फर्डिनेंट को 1909 में फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा कार्ल फर्डिनेंट टेलीग्राफी वायरलेस के योगदान में जो है मतलब योगदान दिए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भौतिक के क्षेत्र में भारतीय स्तर पर जो पहला नोबेल पुरस्कार आया, ये कौन जीते भाई? तो ये सीवी रमन साहब 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के लिए जीते थे, जो है प्रथम भारतीय जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते, तो 1930 में सीवी रमन साहब। वैसे ओवरऑल अगर फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल की बात करेंगे तो विलियम रोएंटजन साहब, जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है। और नोबेल की जो प्रथम पुरस्कार 1901 में जो विजेता है, 5 विजेता है ना, मतलब 5 क्षेत्र में विजेता, तो इनको मैं आपको बता रखा हूं। और इकोनॉमिक्स के अंदर भी प्रथम पुरस्कार जो मिला था रेगनर फ्रिस को, इनको भी मैंने आपको बता रखा हूं। तो आने वाले समय में यहां से क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर प्रथम नोबेल पुरस्कार जो मिला था, यह जैकब हेनरिक्स वॉन हैप को मिला था, जो सीजीएल के अंदर आपसे पूछा गया था। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में प्रथम नोबेल पुरस्कार रेगनर फिश तथा जॉन टिनबर्ग को दिया गया था, तो यह बात भी ध्यान रखेंगे। भारत के लिए प्रथम नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर साहब 1913 में गीतांजलि राइट के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत के लिए प्रथम इकोनॉमिक्स में नोबेल अमर्त्य सेन साहब ने जीते थे। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? मेमोरियल को, है ना। और एक संस्था का और नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, है ना। और एक आपका आदमी का नाम है एलिस बिलियात्स्की। एलिस बिलियात्स्की को 10 वर्ष की सजा सुनाया गया है, तो यह हो सकता है कि पूछे, क्योंकि चर्चा का विषय बन गया है, जो 2022 में शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। इनके अलावा नोबेल साहित्य जो है, ये 2022 में कौन जीते थे? एनी ऑर्नॉक्स। और जो नोबेल चिकित्सा है, ये 2022 में स्वांतो पावो। तो ये इकलौता आदमी है इन सेक्टर में। एक तो साहित्य में सिंगल पर्सन को दिया गया एनी ऑर्नॉक्स को, और एक आपका मेडिकल साइंस में भी सिंगल पर्सन को दिया गया था स्वांतो पावो को। तो ये दोनों वीवीआई हो जाता है अगर आपके करंट सेक्शन से नोबेल का पुरस्कार पूछा जाता है तो, ठीक है। इनके अलावा नोबेल की इतिहास थोड़ा सा खंगाल ले, 1901 में शुरू हुआ था। 1901 में और आप रिलेट कर सकते हैं, इंडिया में जो डिगबोई तेल से क्षेत्र की पहली बार खोज हुई थी असम के अंदर, तो ये भी 1901 में ही हुआ था, ठीक है। तो 1901 में नोबेल की शुरुआत हुई थी 5 सेक्टर में, लेकिन 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा इकोनॉमिक्स के अंदर भी नोबेल स्टार्ट कर दिया गया, जो पहला पुरस्कार 1969 में रेगनर फिश और टिनबर्ग को मिला था, ठीक है। तो इस प्रकार से नोबेल जो है आजकल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बता दिए हैं भाई, बता दिए हैं, है ना। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बंधन बैंक लोकेटेड? तो भैया ये कोलकाता है। याद है आपको, राष्ट्रीय महिला आयोग वाला क्वेश्चन था बेसिक, है ना, कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मैंने बताया था रेखा शर्मा। वहीं पर मैंने बंधन बैंक को भी लपेटा था, और इंडिया के प्रथम पूर्णतः महिला से संचालित होने वाले रेलवे स्टेशन को भी लपेटा था मौखिक रूप से, ठीक है। तो याद रखोगे तो फायदे में रहोगे दादा, है ना। तो बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर। बंधन बैंक की स्थापना कब होती है? 2015 ईस्वी के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1955 में। मुख्यालय कहां पे है? मुंबई के अंदर। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है ना, यह स्थापना नहीं हुई है, यह बदला हुआ नाम है। किस बैंक का नाम बदला हुआ है भाई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। अगर और भी थोड़ा डेप्थ में जाएंगे ना, तो 3 गो बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों को मिला के 1921 में बना इंपीरियल, और 1921 से 1955 में हो गया एसबीआई, जो आज एसबीआई क्या है? इंडिया के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है दादा? मुंबई में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुई? 1949 में। ये क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे क्या कहा जाता है? अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई का प्रमुख कार्य क्या है भाई? रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना, एसएलआर तय करना, सीआरआर तय करना, बैंक दर जारी करना, साख सृजन करना, मौद्रिक नीति बनाना, नोट छापना, ये सभी जो है आपके आरबीआई के प्रथम कार्य है। ये कितने एरो निकले, इतना काम है भाई, है ना। और ये सब मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में दे चुका हूं, है ना। इसके अलावा भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक है एसबीआई, बता दिया। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दिस इज इंपोर्टेंट पॉइंट, है ना। तो भाई भारत में पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ना, ये 1969 में हुआ था। कौन से शुभ तारीख को? तो 19 जुलाई को, ठीक है। किसके समय? प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? इंदिरा गांधी जी। कितने बैंकों का कराया गया था पहली बार में? 14 बैंकों का। फिर कब हुआ राष्ट्रीयकरण? 1980 में हुआ, ठीक है। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, पहले टर्म में 14 बैंक का, दूसरे टर्म में जब 1980 में हुआ तो 6 बैंकों का, ठीक है। चलते हैं आगे। इसी प्रकार से आप 2 चीज ऐसे ही याद रख सकते हैं, इसी के आसपास है भाई, है ना। जो पहला आपका एशियन गेम्स हुआ था 1951 में नई
नई दिल्ली में फर्स्ट एडिशन का, और फिर 1982 में हुआ दूसरी बार, फिर भी दिल्ली में हुआ, है ना। तो दोनों इन्हीं का जैसा मिलता जुलता है ना। तो आप ध्यान रख सकते हैं इनको। तो चीजों को रिलेट करना सीखिए, ज्यादा दिन तक रिलेशन में रहेंगे। इसके अलावा अधिकांश बैंकों का विलय हो जाने के बाद भारत में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक बचे हैं? तो 12 बैंक बच गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से आयोग के द्वारा? हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे भाई, है ना, आने वाले शिफ्ट के लिए। ये देखिए जो बच्चे ने प्रश्न भेजा है, 12:21 का टाइम था, कुणाल किशोर नाम है इसका। ये जो 5 प्रश्न पहले लॉट में भेजे हैं, सभी प्रश्न लगभग इन्होंने ही भेजे हैं। 5 प्रश्न जो है यहाँ पे इस लॉट में भेजे हैं। मैं इसको क्या बात कर रहा हूँ सुन लीजिए। और 7वां संविधान संशोधन पीडीएफ में है, 1665 पीडीएफ में है, आर्टिकल 76 पीडीएफ में है, G20 का सेपरेट भी, इसके अलावा सतरिया भी। कहीं आप पीडीएफ से तो नहीं बता रहे हो भाई, है ना। तो ये जो है ये है पीडीएफ की जानकारी भैया। ये सिर्फ इसलिए कि जो बच्चे कल एक बोल रहे थे कि पीडीएफ लेने की क्या जरूरत है, स्क्रीनशॉट से पीडीएफ बना लो। मैं तो उन्हें बहादुर का जो है एक छोटा सा तगमा दूंगा, नोबेल पुरस्कार वाला, कि भाई आप 25 रुपए खर्च करने के चक्कर में 5 दिन तक आप स्क्रीनशॉट करोगे, उसका पीडीएफ बनाओगे, भाई बहुत बहादुर हो। आपको जो प्राइज है जरूर मिलेगा बाद में। और सेकेंड लॉट में भी इन्होंने प्रश्न भेजा है और भी भेजा है ना। निम्नलिखित में से कौन से संतूर के वादक हैं भैया? हु अमंग द फॉलोइंग इन संतूर प्लेयर? तो इसमें डायरेक्ट दिया गया था आपका शिव कुमार शर्मा का नाम। ये काफी पॉपुलर है और सीधे इजी क्वेश्चन है, तो शिव कुमार शर्मा। अन्य संतूर वादक कौन हो जाएंगे? राहुल शर्मा, भजन सुपारी, है ना। तो इनको जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। अनुष्का शंकर का नाम जरूर ध्यान रखेंगे। अनुष्का शंकर का जो है ध्यान जरूर रखेंगे, सितार प्ले करती हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। असद अली खान, सादिक अली खान, ये रुद्र बीना प्ले करते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ब्रिजभूषण कावरा को नहीं भूलना है, विश्व मोहन भट्ट को नहीं भूलना है, ये गिटार बजाया करते थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया हूं कि जो भी प्लेयर हैं, है ना, वाद्य यंत्र के, अगर उनके तादाद कम है, यानी कम संख्या में लोग हैं ऐसे फेमस, तो उनको जरूर ध्यान रखें आप, आपसे पूछा जाएगा, है ना। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, अली अकबर खान, बुद्धसेन दास गुप्ता, ये सभी के सभी स्रोत प्ले करते हैं। जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह रखा साहब, फैयाज खान, लतीफ खान, किशन महाराज साहब, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे, सुखविंदर सिंह, ये सभी के सभी तबला प्ले करते थे और करते हैं, है ना। जैसे कि अभी जाकिर हुसैन साहब लाइव हैं, और 2023 का जो है इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। इनके अलावा अन्नपूर्णा देवी, इंपोर्टेंट फैक्ट है ये सुरबहार, टीएच विनायक, इंपोर्टेंट फैक्ट है, घाटम, तोताराम पखावज, यू श्रीनिवास मेंडोलिन, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। ये जो कम है, जुबिन मेहता का भी ध्यान रख लीजिएगा, जुबिन मेहता सिंफनी प्ले कर लेते हैं, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई प्ले कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां को जो है भारत सरकार द्वारा प्रथम 4 पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और जो आपका भारत रत्न है, 4 पुरस्कार दिया गया है महाराज। इनके अलावा एल्युमिनियम संयंत्र सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में है? इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज द मैक्सिमम एल्युमिनियम प्लांट? तो भैया ये उड़ीसा के अंदर है। एल्युमिनियम प्लांट की बात हो रही है, एल्युमिनियम के उत्खनन की भी बात होती ना, तो भी आजकल जो है उड़ीसा ही कर लेते हैं बॉक्साइट जो है उत्खनन। तो बॉक्साइट किसका? एल्युमिनियम का है। जैसे हेमाटाइट किसका? लोहा का है। एंथ्रासाइट क्या है? कोयला है। सीडेराइट क्या है? जो है लोहा है ना। अर्जेंटाइट क्या है? चांदी का ओर है। तो ये सब कुछ ध्यान रखेंगे तब ना काम बनेगा। हो गैलाना भी ओर है भाई, है ना। चलते हैं आगे। तो उड़ीसा में वर्तमान में जो है आपका बॉक्साइट का उत्खनन ज्यादा होता है। उड़ीसा में लौह अयस्क का उत्खनन भी करंट में जो है ज्यादा हो रहा है। और कहां से हो रहा है? तो बादाम पहाड़ी से। लेकिन अगर आपको लौह का भंडार पूछेगा कि भाई कहां पे ज्यादा है, तो कद्रमुख में है। और कद्रमुख कहां पे है? कर्नाटक के अंदर है। देखिए इसके अलावा वर्तमान में जो तांबा का उत्खनन है, ये सबसे ज्यादा एमपी कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है। लेकिन तांबा का जो खेतरी वाला खान है, ये आपका राजस्थान के अंदर है। तो है कहां और होता कहां है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला बात तो सुने ही होंगे। अष्टक का नियम न्यूलैंडस ने कब दिया था? देखिए ये क्वेश्चन जब मैं आज से 4-5 दिन पहले बताया प्रैक्टिस सेट में, तो मेरे क्वेश्चन का आधार क्या था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कब बनकर तैयार हुई थी? क्या मेंडलीव की आवर्त सारणी कब बनकर तैयार हुआ था? फिर से ये फैक्ट दोहराऊंगा, है ना। व्हेन डिड न्यूलैंडस गिव द लॉ ऑफ ऑक्टेव? तो ऑक्टेव का जो लॉ है 1865 में दिया गया था। न्यूलैंडस के जो ऑक्टेव का लॉ है वो क्या कहता है हमारा कि भाई ये जो है कोई भी तत्व, तो ये वाला मान लीजिए पहला है 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, तो 7 हो गया। ये जो 8वां तत्व आएगा, तो इनकी और इनकी नेचर समान होती है। इनकी और इनकी नेचर जो है समान होती है, पहला और 8वां का। लेकिन ये कहां पे फॉल्स हो गया? तो ये कैल्शियम तक तो बराबर काम कर रहा है, लेकिन उसके आगे जो है ये नियम लागू नहीं होती, इसीलिए यह कारगर
सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है क्योंकि हमें एग्जाम पास करनी है ना। तो न्यूलैंडस ने जो है अष्टक का नियम दिया, ये कहां तक लागू होती है, ये VVI पॉइंट रहेगा। तो ये कैल्शियम तक लागू होती है। कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 में, है ना। और जो लाइव कोशिका की खोज हुई थी ये ल्यूवेनहॉक ने 1674 में करा था। देखिए, एक तो सिर्फ कोशिका का नाम किसने दिया या कोशिका का खोज किसने हुआ, है ना, कौन किए, तो ये दोनों का एक कोई आंसर है, रॉबर्ट हुक 1665। लेकिन अगर आपसे जोर डाल के पूछे कि भाई लाइव कोशिका की खोज किसने करा और कब करा, तो ल्यूवेनहॉक 1674 में। देखिए, कोशिका को मेनली हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो हमारा प्लांट कोशिका है और एक हमारा एनिमल वाला कोशिका है। प्लांट कोशिका की जो ओरिजिनल विशेषता है, इसमें सेल वॉल होता है और सेल वॉल का प्रमुख कार्य क्या होता है? पौधों में जो है आकृति प्रदान करना, स्ट्रक्चर प्रदान करना, साथ ही साथ स्ट्रांगनेस देना, मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथ प्रदान करना। तो ये जो है पौधे में काम करते हैं आपका सेल वॉल, जो जंतु में नहीं होता है, क्योंकि इसके जगह पे जंतु में क्या है भाई, तो हमारे जो है कंकाल तंत्र हैं, है ना। इसके अलावा जो विटामिन B1 की खोज कब हुई थी भाई? थायमीन की 1897 में। आज इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में आया था। इन्हीं कारण अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को 1921 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैंने बता रखा है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1932 में। तो ये सब बात जो है आपको ध्यान रखना होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में बनके तैयार हुई थी। इसमें टोटल 63 तत्व थे जो परमाणु भार पे आधारित हुआ करता था। लेकिन जो वर्तमान में पीरियोडिक टेबल है, ये मोसले साहब ने बनाए हैं। ये परमाणु क्रमांक पर आधारित हैं। 118 तत्व हैं, 91 मेटल हैं, 20 नॉन मेटल हैं और 7 उपधातु या अर्धचालक हैं। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2023 में किस जनजाति को अनुसूचित जाति यानी ST के कैडर में शामिल कर लिया है? Which tribes was introduced in the scheduled tribe, है ना, ST in 2023 by उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये गोंड जनजाति को जो है वहां पे शेड्यूल ट्राइब की जो है संज्ञा दे दी गई है। भारत में सबसे अधिक जनजाति निवास करने वाला जो राज्य है ये हमारा MP है। इनके अलावा संविधान में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था, ये किससे रिलेट है? इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है। तो ये हमारा रिलेट करता है कि जो लोकसभा में और विधानसभा के अंदर एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते थे, लोकसभा में प्रेसिडेंट और विधानसभा में गवर्नर, ये वाली प्रथा को सबसे पहले क्लोज किया गया। साथ ही साथ जो SC और ST समुदाय के लोग हैं उनके आरक्षण सीमा में 10 साल के लिए बढ़त की गई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक फसल है? अब लो है ना, ये भी बताया ना भाई, कपास वगैरह, और मैंने इसका फार्मूला ही बता दिया था। मैं आपको बता रखा हूं कि रबी, खरीफ, फसल, जायद, है ना, रबी, खरीफ, जायद और नगदी, इन चारों की अगर आप डिफिनीशन जान रहे हैं कि किस आधार पे तय होता है, तो आपको फसल याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बंधु आज भी सुन लीजिए, है ना। तो जो व्यापारिक फसल होते हैं, जो नगदी फसल होते हैं, ये उपभोग के दृष्टिकोण से नहीं किया जाता है, उपभोग के दृष्टिकोण से नहीं किया जाता है, ये सेल के दृष्टिकोण से यानी व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है। जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया। अब बताइए, आपके घर में, आपके खेत में गन्ना लगे हैं, तो क्या पूरा गन्ना आप खा जाएंगे? नहीं, आप गुड़ बनाएंगे, फिर उसको बेचेंगे। यानी जो है व्यापार के उद्देश्य से आपने गन्ना की फसल लगाया है। मान लीजिए आपने गेंदा फूल का फसल लगाया भाई, तो गेंदा फूल क्या घर सजाने के लिए लगाए हैं? नहीं, व्यापार करने के लिए लगाए ना हो, है ना। तो इसी प्रकार से समझ लीजिए, काम हो जाएगा, है ना। तो वैसी फसल जो व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाता है, आपका जो है नगद फसल कहा जाता है। इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला था कि क्या था ऑप्शन में, है ना। इनके अलावा वैसी फसल जो मई जून में बोई जाती है, यानी कहें कि भाई मानसून के शुरुआती समय में बोई जाती है और ठंडी का जो शुरुआती पीरियड होता है उसमें काट लिया जाता है सितंबर अक्टूबर में, तो ऐसे फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जैसे अभी धान बोआ रहा है, तो अभी क्या चल रहा है भाई? अभी चल रहा है हमारा अगस्त। अब धान बुआई खत्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो है एकदम जो है जून में स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मई थोड़ा गड़बड़ हो गया है, जून जुलाई रख लीजिएगा, ठीक है, जून जुलाई रख लीजिएगा, मई जो है काफी पीछे हो जाता है भाई, है ना। लेकिन जो मानसून आता है ना, वहां से स्टार्ट होती है आपकी खरीफ की फसल। इसके अलावा जो ठंडी अपने पीक पीरियड पे होता है ना, उस समय जो आपका बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में जो कटाई होती है, इसे हम रबी फसल कहते हैं। जैसे सरसों, गेहूं, जौ, है ना, मसूर, चना, ये सब आपका क्या हो गया भैया? तो ये सब हो गया भैया आपकी रबी की फसल। इनके अलावा इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड गैप बच गई, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि भाई यहाँ पे अप्रैल, मार्च अप्रैल में करती है, तो अप्रैल में मान लीजिए पूरा, तो मई का महीना और जून के कुछ सप्ताह बच गए, तो ये जो 1.5 महीना 2 महीने
का समय बचता है, इसमें जो फसल उपजा लिया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं। कहाँ के भाई? जायद फसल। इसके उदाहरण क्या है? तरबूज, ककड़ी, खीरा, है ना, ये सब क्या है? जायद फसल के उदाहरण है। अगला शायद पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, इसमें मैं 100% नहीं हूं, लेकिन बच्चे ने ये क्वेश्चन भी भेजा है, सतरिया नृत्य। तो आइए जाइए, सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका वैष्णव संत शंकर देव और असम से संबंधित है। इसमें दो क्वेश्चन हो सकता है। देखिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक ही लाइन में लिखा है, खाली सतरिया नृत्य बच्चे लिखे हैं, तो हो सकता है कि पूछा गया हो कि किस राज्य का है या फिर सतरिया नृत्य के संस्थापक कौन है। यहां से दो ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, और एक जतीन गोस्वामी का नाम भी आता है। ठीक है, एक जतीन गोस्वामी का नाम भी आता है कि भाई ये किस कैरेक्टर, कौन से नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% होगा, अगर आया होगा तो। ठीक है, तो भाई तो ये वैष्णव संत शंकर देव ने चालू करा था सतरिया नृत्य को। ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, और ये जो है जतीन गोस्वामी साहब सतरिया नृत्य के प्रमुख कैरेक्टर हैं। ठीक है, इनके अलावा सतरिया नृत्य भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। अगर और डेप्थ में जाके पूछा गया होगा तो ये सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे नवीन है ना। अब मैं जो आपको शास्त्रीय नृत्य का क्लू पकड़ने को बताया है ना भाई, तो यहां भी याद रख लेना, ये एक दिन के लिए नहीं बताया था, सदा के लिए बताया था भाई, है ना। तो मणिपुरी नृत्य जो है ये भगवान राधा कृष्ण को समर्पित है, और इसके कैरेक्टर कौन है? झावेरी बहन होते हैं तथा सिंह सरनेम होते हैं। झावेरी बहन और सिंह सरनेम को आप याद रखेंगे कि मणिपुरी नृत्य करेंगे वो। ठीक है, और साथ ही साथ 2-3 देवी हैं इनमें, कलावती देवी, बिंबावती देवी और चारू माथुर। तो इन्हों तीनों महिलाओं को ध्यान रखना है, अलग से झावेरी बहन को ध्यान रखना है जो नैना, दर्शना, सुवर्णा है। इनके अलावा आपको सिंह सरनेम जैसे गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, आतंब सिंह, इस प्रकार से जो भी सिंह सरनेम है ना, ये ज्यादातर आपके मणिपुरी में मिल जाएंगे 99% केस में। इनके अलावा रेड्डी फैमिली जो है ना, रेड्डी फैमिली, वेदांतम सत्यनारायण और गुरुपति वेम्पति चन्ना सत्यम, इनको अलग से ध्यान रखेंगे, गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम को। ठीक है, क्योंकि ये गुरु थे कुचिपुड़ी के। ठीक है, कुचिपुड़ी को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सभी के सभी जो है रेड्डी फैमिली या फिर वेदांतम सत्यनारायण या फिर गुरु वेम्पति चन्ना, ये कुचिपुड़ी संबंधित है। रुक्मिणी देवी, रुक्मिणी देवी ये अभी इनसे क्वेश्चन अभी आपने देखा कि पहले पूछा गया था, तो ये आपके भरतनाट्यम से है। सोनल मानसिंह, है ना, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, नर्तकी नटराज, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित है। जिसमें मैंने आपको सोनल मानसिंह पे स्टार, क्योंकि ये ओटसी भी कर लेती है, और नर्तकी नटराज पर भी स्टार, क्योंकि ये जो है ट्रांसजेंडर महिला होते हुए भी इसमें पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम में किस देवी देवता की पूजा होती है? तो भगवान विष्णु की ध्यान रखेंगे। अब पूछा गया था कि विटामिन B1 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो भैया बेरी बेरी रोग हो जाती है विटामिन B1 की कमी से, है ना। विटामिन B1 को क्या कहते हैं भैया? थायमीन कहते हैं। और कब खोजा गया था? बताया अभी 1897 में, है ना। इनके अलावा विटामिन B की कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं दादा? तो 8 को विटामिन होते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। और किस लिए अच्छा होता है? चक्षु के लिए, आंख के लिए। आंख के लिए विटामिन बहुत जरूरी है, विटामिन ए वाला। आंख में अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगा भैया, मतलब शरीर में, तो आंख की बीमारी होगा। कौन कौन सा? ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, मेतुआ बुंद, रतौंधी, जिरोप्थोमेलिया, है ना, कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी भी हो सकता है भाई। इनके अलावा विटामिन सी को क्या कहते हैं? पायरोडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। और इसका नाम से ही स्पष्ट है कि भाई इसमें कोबाल है, मतलब कोबाल्ट है, इसमें कोबाल्ट है, इसमें कोबाल्ट है। कोबाल्ट का सूत्र CO होता है, और कोबाल्ट के कमी से एनीमिया, मतलब विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो सकती है। और एनीमिया रोग क्या है? रक्त की कमी हो जाती है, खास करके जब प्रेगनेंसी हो, मतलब प्रेग्नेंट महिला में यह बीमारी ज्यादा देखी जाती है। इनके अलावा विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड कहते हैं। इसके कमी से क्या होता है भाई? त्वचा की बीमारी, झुर्री आ जाएगा, जवानी में बुढ़ारी जैसे दिखेगा, है ना। ये क्या होती है? विटामिन सी के कमी से। इसके अलावा स्कर्वी रोग भी होती है। स्कर्वी मतलब समझते हैं ना, दांत मसूरों से खून आने लगता है। आजकल आप जो क्रीम देखते होंगे गार्नियर, विटामिन सी युक्त, है ना, तो भैया ये त्वचा को सही रखने के लिए है। इसके अलावा विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसके कमी से हड्डी की बीमारी होती है, रिकेट्स हो जाती है, और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। ऑस्टियो शब्द जो है ये हड्डी से जुड़ा हुआ है। जैसे आपको अगर कोई पूछा कि भाई हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन ई के कमी से क्या होता है भाई? जनन क्षमता में कमी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? टेकोफेरोल कहते हैं। विटामिन के कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो एक छोड़ के दो, एक छोड़ के दो, तो एक को छोड़ दीजिए, बी और सी, है ना, एक छोड़ के दो, है ना।
और वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? तो जो रेस्ट बच गया भैया ए ई डी के, ये सभी जो हैं फैट सोलूबल हैं। इसके अलावा बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं 7वां संविधान संशोधन, और 5 दिन पहले ही कराए हैं भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना भाई कि भाई एक ही व्यक्ति किसी 2 राज्य के राज्यपाल के प्रभार में रहेंगे। ये आपका 1956 में हुआ था। इसके तहत और भी काम हुए थे राज्यों के रिगार्ड में, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7वां संविधान संशोधन का। 21वां संविधान संशोधन का जो है पहली बार सिंधी भाषा को जो है आपका संविधान के 8वीं सूची में डाला गया था, क्योंकि आपको पता होगा मैंने ये भी बताया है कि जब हम अपन देश स्वतंत्र हुआ था ना, तो उस समय 14 को भाषा संविधान में अटैच आया था जब संविधान बना, तो है ना। तो सिंधी भाषा जो है ये 15वीं भाषा बना था, ठीक है, जो पहला आपका अटैच होने वाला भाषा है 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन दल बदल, 61वां मतदान की उम्र में कमी, 73वां ग्राम पंचायत और 74वां नगर निगम से संबंधित है, 69वां दिल्ली को विशेष दर्जा, 101वां जीएसटी से, 102वां ओबीसी से, 103वां अभी भी बता दिया था ईडब्ल्यूएस से, और 104वां जो है एससी एसटी और आपका एंग्लो इंडियन से। एक प्रश्न और पूछा गया G20 का शेरपा बैठक कहां पे हुआ है? तो भैया जो पहला शेरपा बैठक हुआ था इंडिया में, ये राजस्थान के अंदर हुआ था। दूसरी शेरपा बैठक की बात करेंगे तो केरल में हुआ है, और तीसरा शेरपा बैठक की बात करेंगे तो कर्नाटक में हुआ है। तो डिपेंड करता है कि पहला, दूसरा या तीसरा पूछा था, ठीक है। इसके अलावा G20 विकासशील देशों का समूह है। एक आपसे मिलान करने के लिए पूछा गया था, एक ही ऑप्शन मिला है सोमनाथ मंदिर, तो इसके सामने गुजरात रहा होगा, इसके सामने गुजरात रहा होगा, या फिर मोहम्मद गजनी रहा होगा। हो सकता है कि भाई इसके लूटने के रिगार्ड में जो है आपके पूछा गया हो, है ना। इनके अलावा 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, यह प्रश्न आया है, तो भाई तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की जो है पतन होना स्टार्ट हो गया था। विजयनगर साम्राज्य पे क्या गो वंश शासन किया? 4 गो वंश शासन किया। 1665 में क्या होता है? पुरंदर की संधि होती है, किसके किसके बीच? शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच। देखिए पुरंदर की संधि 2 गो होता है, एगो शिवाजी और जयसिंह के बीच, एगो ईस्ट इंडिया कंपनी और नाना फडणवीस के बीच, दोनों बता दिए हैं। 1776 में पुरंदर की और संधि होती है नाना फडणवीस जो मराठों की तरफ से है और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। 1757 में पलासी का युद्ध होता है, बंगाल की तरफ से जो है आपका सिराजुद्दौला और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव भाग लेते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, इसमें बंगाल का नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह के संयुक्त सेना, और इधर से हेक्टर मुनरो की सेना, है ना। तो ये फिर भी जो है इन त्रिकुटी सेना की हार होती है। दशराज युद्ध का नाम आपने सुना होगा, ऋग्वेद में इसकी वर्णन मिलती है। ये 10 राजा और सुदास के बीच में हुआ था। ये आपका पुरुषनी या रावी नदी के तट पे हुआ था। हाइडेस्पीड का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। बितस्ता या झेलम नदी के तट पे हुआ था। हर्षवर्धन और चालुक्य द्वितीय जो आपका शासक थे, उनके बीच में जो है आपका नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुआ था। नीचे कुछ इसबिया चमक रहे होंगे, जो सभी एक एक युद्ध है, इसमें बहुत सारे जो है इसमें कत्ले आम हुआ है। 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोधी। 56 अकबर और हेमू पानीपत की द्वितीय लड़ाई। 1761 तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसके अलावा 1191 तराइन की प्रथम लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। 1192 तराइन की दूसरी लड़ाई। 1539 शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई। 1215 ये हुआ आपका जो है तराइन की तीसरी लड़ाई, ठीक है, इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच। 712 मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था दाहिर के समय। तो ये सभी के सभी इसमें याद रखेंगे दादा, है ना, तभी काम होगी, है ना। इसके अलावा पीएम कौशल विकास योजना पूछ लिया है। तो भाई ये क्या होती है? क्वेश्चन ऐसा था कि किस योजना के तहत युवाओं को रोजगार प्रदान की जाती है, इस प्रकार से। तो ये पीएम कौशल विकास योजना है। इसकी शुरुआत कौन की है भाई? 2015 में। कौन किए हैं? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। इनके अलावा ये भी बताए हैं बलात्श्रम पे 23 है भाई। आर्टिकल 23 जो है मानव तस्करी या बलात्श्रम पे रोक है। बलात्श्रम मतलब फोर्सली आप किसी से काम नहीं करा सकते। ये जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल है। 14 से 18 को समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। 19 मतलब प्रेस की स्वतंत्रता। 20 और 22 आजादी के मामले में छूट है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 24 जो है बाल श्रम पे निषेध है। जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है, इसे भाग 3 में रखा गया है, जो वर्तमान में 6 को है। 1235 तक के बीच के आर्टिकल में वर्णित है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आप लोग बताएगा कि ये भी प्रश्न आया था क्या कि अनुच्छेद 76 का संबंध किससे और मिनी माता रोग किससे होती है? तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आया होगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन आर्टिकल से 3 थोड़ी पूछेगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क वाला है जी, निःशुल्क वाला। और जो प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ है, जहां से ये क्वेश्चन सब आ रहा है धम, ये आपको मिलेगा। कोई भी प्रैक्टिस सेट की वीडियो जो आपको लिखा है मतलब टेलीग्राम में, सॉरी जो आपका प्ले लिस्ट है ना, उसका नाम क्या है? पेड पीडीएफ वाली वीडियो, ठीक है। तो उनको जैसे ही खोलेंगे तो कोई भी वीडियो के नीचे में आपको प्रैक्टिस सेट की लिंक मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप मैसेज करके बाय कर सकते हैं मात्र 25 रुपए में। 57 क्लास तक की जो आपको पीडीएफ मिलेगी, जो अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो आज आपको 32 पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरा यकीन है कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, पूरा पीडीएफ कर लिया, तो आपको जो 80% क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।